हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। सबसे पहली वीडियो में हमने बात की थी ऑयल स्पिल के बारे में, वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरी वीडियो मैंने जो डाली थी वो थी फेट ऑफ ऑयल के बारे में, वो भी मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब इसका ही तीसरा पार्ट है कि जब ऑयल स्पिल हो गया है तो मरीन एनिमल्स पे या इकोसिस्टम पे ऑयल स्पिल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा ऑयल स्पिल का इकोसिस्टम पे या मरीन एनिमल्स पे। तो मरीन एनिमल्स कौन से होते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले हम मरीन एनिमल्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, जो एनिमल्स सी में रहते हैं, जो ओशंस में रहते हैं, उनको हम मरीन एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है ना। या उनको सी क्रिएचर बोल सकते हैं, सी एनिमल्स बोल सकते हैं, जैसे मोलस्क हो गया, वेल्स हो गया, डॉल्फिन्स हो गए। तो ये सब हमारे मरीन एनिमल्स होते हैं जो सी क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जब ऑयल स्पिल हुआ है तो इन एनिमल्स को वो कैसे प्रभावित करेगा। अब जैसे कि सपोज करो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्मोदरिंग की। तो फिजिकल स्मोदरिंग क्या होता है, देखिए, जब ऑयल जो है स्पिल हो गया, स्प्रेड हो गया, तो वो वाटर की या सी की सरफेस पे होगा, ठीक है ना। तो कोई भी एनिमल सपोज करो वो ब्रीदिंग के लिए जाता है सी की सरफेस पे, जैसे डॉल्फिन्स वगैरह, ठीक है ना, कुछ सी टर्टल्स होते हैं। तो वो जो है सरफेस पे जाएंगे तो जो ऑयल है उनकी बॉडी पे कोट कर जाएगा, ठीक है। या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ सरफेस पे ही रहते हैं, सी की या ओशंस की या वाटर की। तो जो ऑयल है जो स्प्रेड हुआ है वो उनकी बॉडी पे क्या कर जाएगा, कोट कर जाएगा, यानी कि लिपट जाएगा या चिपक जाएगा, जो भी आप बोले, कोट कर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उन एनिमल्स में हो जाएगी फिजिकल स्मोथरिंग। अब फिजिकल स्मोथरिंग क्या होता है, फिजिकल स्मोथरिंग होता है कि सपोज करो ये ऑयल है, जैसे कि स्टारफिश है, यहाँ पे ये ऑयल स्पिल हुआ है। नॉर्मली स्टारफिश ब्लैक कलर में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर में विजिबल है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो ऑयल स्पिल है ये उसकी बॉडी पे चिपक गया है। तो दैट इज वाई इसका जो अपीयरेंस है वो हमें ब्लैक दिख रहा है। सेम वही चीज़ पैंगविन में हुई है। यू ऑल नो कि पैंगविन का कलर वाइट होता है, वाइट भी होता है और उसके फेदर्स वगैरह ब्लैक भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंप्लीटली वो ब्लैक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके आसपास जो भी ऑयल स्पिल होगा ये इसकी बॉडी पे चिपक गया है, लिपट गया है, ठीक है ना। अब ऑयल इनकी बॉडी पे कोट हो गया है, अब क्या होगा, देखिए, जो ऑयल होता है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, कैसा उसका टेक्सचर होता है, स्टिकी सा होता है, विस्कस सा होता है, थोड़ा मतलब गाढ़ा सा, थोड़ा स्टिकी सा, चिपचिपा सा। तो जब आपके हैंड पे या आपकी बॉडी पे कहीं भी लग जाए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है, ठीक है ना। तो काफ़ी स्टिकी फीलिंग फीलिंग हमें देता है। तो सेम वही चीज़ एनिमल्स के साथ होती है। सपोज करो किसी बर्ड की फेदर्स पे ऑयल कोट हो गया है, बर्ड की बॉडी पे ऑयल कोट हो गया है, बर्ड फ्लाई नहीं कर पाएगी, फ्लाई नहीं कर पाएगी तो वो मूव नहीं कर पाएगी, फ्लाई नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है खाना कैसे ढूंढेगी, ठीक है ना, अपने आप को प्रेडेटर से बचाएगी कैसे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिजिकल स्मोथरिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी एनिमल की रिड्यूस्ड हो जाना है एबिलिटी टू मूव, टू फीड या टू वॉक या टू फ्लाई, यानी कि उनके चलने की, उड़ने की, खाना खाने की, खाना ढूंढने की, मूव करने की जो एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो उसको बोलते हैं फिजिकल स्मोथरिंग, एक तरीके से जकड़ना हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एनिमल की इसमें डेथ हो जाती है, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा तो प्रेडेटर्स उसको खा जाएंगे, वो उड़ेगा नहीं, वो खाना नहीं ढूंढ पाएगा तो वो भूख से मर जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे स्टारफिश है, तो काफ़ी सेंसिटिव सा, काफ़ी छोटा एनिमल है, तो क्या होगा कि वैसे ही फिजिकल स्मूदरिंग की वजह से ये जो है मूव नहीं कर पाएगा, तो ये धीरे धीरे जो है मर जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि फिजिकल स्मूथरिंग, और आगे हम बात करते हैं लॉस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल की जो एबिलिटी है, किसी भी एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को एक सर्टेन बाउंड्रीज तक रखने की, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की जो एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तो वो नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, उसको बना के रखना, उतना बना के रखना कि वो ऑर्गेनिज्म जो है जितने पे भी वो सर्वाइव कर सकता है उतना बॉडी का टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म अपने आप मेंटेन करके रखता है। तो दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, और ये इंटरनली हमारे ऑर्गेनिज्म में होती है,
ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, अगर उसकी बॉडी पे ऑयल कोट कर गया है या फिर पूरा का पूरा ऑयल उसकी बॉडी पे चिपक गया है, तो तब क्या होगा कि आप सपोज करो कोई बर्ड है, जैसे ये बर्ड आपको दिख रही है, ये डक है, ठीक है ना, इसकी बॉडी पे ऑयल कोट हो गया है, इसके फेदर्स पे ऑयल कोट हो गया है। अब फेदर्स क्या करते थे, फेदर्स गर्माहट प्रोवाइड करते थे, ठीक है ना। तो एक तरीके से वो बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते थे इन केस अगर विंटर्स में, है ना, और समर्स में वो उनको जो है वो प्रोवाइड करते थे, विंड प्रोवाइड करते थे, तो वो जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते था। लेकिन अभी क्योंकि इनकी बॉडी में ऑयल कोट हो गया है, तो अभी इनकी जो एबिलिटी है टेम्परेचर को मेंटेन रखने की, वो क्या हो गई, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये उड़ नहीं पाएगी, ठीक है ना। इसके जो पूरे के पूरे फेदर्स हैं जो फ्लफी थे पहले, ठीक है ना, अभी वो क्या हो गए, ऑयल से चिपक गए। तो इसकी जो वो एबिलिटी थी थर्मो रेगुलेट करने की अपनी बॉडी को, वो खत्म हो गई। तो अब जब थर्मो रेगुलेट करने की एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की खत्म हो गई, तो अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला होगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, हाइपो नाम से ही पता चल रहा है, हाइपोथर्मिया है, थर्मिया का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, और हाइपो का मतलब कम होना। तो ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो गिरने लग जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि थर्मोरेगुलेशन तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल कोटिंग की वजह से नहीं हो पा रहा है बॉडी में। तो अगर वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, या जो कोल्ड इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि मरीन एनिमल्स कहाँ रहेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेंथिक ड्वेलर्स होते हैं, यानी कि जो सी में बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सट्रीम मतलब पानी तो ठंडा होगा ना, तो वहाँ पे सनलाइट भी नहीं जाती है। तो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से अब पहले सिचुएशन क्या हो रही थी कि वो थर्मो रेगुलेट कर रहे थे तो वो जिंदा रह सकते थे, लेकिन अब क्योंकि उनकी बॉडी पे ऑयल कोट हो गया, वो थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वो जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, यानी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और क्या होगा कि उनके जो बॉडी फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल जो हमारे फंक्शंस हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली एनिमल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है हमारा हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया भी नाम से पता चल रहा है, थर्मिया इज समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, हाइपर का मतलब है एक्सट्रीम होना, बहुत ज़्यादा होना। तो यानी कि जितना बॉडी का टेम्परेचर था, ऑर्गेनिज्म की जितना भी बॉडी का टेम्परेचर था, उससे बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर जब ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया, कि बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हो गया बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, थर्मोरेगुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रख पा रहा है। तो क्या होगा कि अगर सपोज करो जरा सा भी उन्हें क्या मिलती है, वार्मनेस मिलती है, या फिर अगर जरा सा भी वो टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर में एक्सपोज्ड होते हैं, जरा सा भी गर्मी अगर बढ़ती है, तो क्या होगा कि एकदम से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, वही सेम चीज़ है कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा एनिमल्स में, तो वो सब चीज़ें होने की वजह से क्या होगा, एनिमल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि जैसे जो हमारे ऑयल है बॉडी में किस तरीके से, जैसे फेट ऑफ ऑयल स्पिल जब हमने बात की थी, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनहेलेशन और इंजेक्शन की वजह से कैसे बॉडी के अंदर ऑयल जाता है, ठीक है। तो अब इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन का मतलब होता है कि ऑयल आपकी बॉडी में जो है सूंघने की वजह से, या आपके नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है, यानी कि आपके सांस के थ्रू आपकी बॉडी में ऑयल जा रहा है, तो दैट इज इनहेलेशन, ठीक है। इंजेक्शन की अगर हम बात करें, तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपके बकल कैविटी के थ्रू या मुंह के थ्रू आपकी बॉडी में ऑयल एंटर कर रहा है, या हाइड्रोकार्बन्स एंटर कर रहे हैं, तो दैट इज इंजेक्शन। अगर हम इनहेलेशन में देखें, तो अगर यहाँ पे देख रहे हो इनहेलेशन पाथवे में, इनहेलेशन पाथवे में आप देख सकते हो कि ऑयल कंस्टिट्यूएंट जो है, ये जो ब्लो होल्स है, जैसे डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन का जो नेक होता है ना, उसके ऊपर एक ब्लो होल होता है,
तो और जो डॉल्फिन है जब सरफेस पे जाती है तो ब्लो होल ओपन हो जाता है और पूरा का पूरा ऑक्सीजन और जितना भी जो है ऑक्सीजन जाना है ब्लो होल के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करता है। और उसके बाद क्या होता है कि उस तरीके से वो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या रेस्पिरेशन वो करती है। और जब वो पानी के अंदर जाती है तो ब्लो होल बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि ब्लो होल के थ्रू जब वो इनहेल करेगी डॉल्फिन, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि वो सरफेस पे आई, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी ऑयल है, वो उसकी ब्लो होल के थ्रू उसकी बॉडी में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो काम हमारा नाक करती है ना सांस लेने का, तो वही डॉल्फिन का ब्लो होल करता है। तो ब्लो होल के थ्रू पूरा का पूरा जो है ऑयल इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये क्या करेगा, इट एंटर इन टू लंग एंड कोज डायरेक्ट इंजरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, लंग से लेगी, ठीक है ना। उसके बाद वो हार्ट में एंड देन वो पूरी बॉडी में एंटर करेगा। अब क्योंकि उस ब्लो होल में ऑक्सीजन के साथ साथ ऑयल भी गया है, तो ऑयल डायरेक्ट इंजरी करेगा लंग्स को, और फर्दर किसको करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जाने वाला था, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ ऑयल भी गया है, तो ऑयल भी सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, हार्ट तक ट्रैवल करेगा, हार्ट को उसके इफेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसकी एंटायर बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एंटायर बॉडी में मूव करेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऑयल स्पिल या जो हाइड्रोकार्बन है, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन ने पूरे का पूरा डॉल्फिन का जो सिस्टम है उसको अफेक्ट किया, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो, फिर फर्दर एक्सक्रिएटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड तो पूरी बॉडी में जाएगा, और वहाँ पे ब्लो होल के थ्रू ऑयल भी गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल भी ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी को ये इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के थ्रू कैसे जा सकता है ऑयल, इंजेक्शन के थ्रू जाएगा। सपोज करो ये डक है, तो ये डक क्या कर रही है, इसके फेदर्स पे ऑयल जो है कोट हो गया था, और ये उसको हटाने की कोशिश कर रही है अपनी बीक से। अब ये बीक से जब उसको हटाएगी तो कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन्स के जो ट्रेसेस हैं, कुछ कण जो हैं, वो इसके मुंह से लग के इसकी बॉडी में एंटर करेंगे। इसकी बॉडी में जब वो एंटर करेंगे तो फिर से वही सब चीज़ें होंगी कि हाइड्रोकार्बन जो है क्या करेगा, लंग्स को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करेगा और इसको जो है प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो इस तरीके से इम्पैक्ट करता है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंटिंग। टेंटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए टेंटिंग का मतलब होता है, सपोज करो जो हाइड्रोकार्बन्स है, कोई फिश है, फिश की बॉडी पे हाइड्रोकार्बन्स कोट हो गए, या सपोज करो ऐसा हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स ने उनको इनहेल कर लिया, हाइड्रोकार्बन्स को फिश ने इनहेल किया या इंजेस्ट किया, और उस फिश को जो है बड़ी फिश ने खाया, ठीक है ना। कोई छोटी फिश थी, उसको बड़ी वाली फिश ने खाया, और इस तरीके से उस जो बड़ी वाली फिश थी उसको जो फिशरमैन थे उन्होंने कैच कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स थे, ये इस फिश की बॉडी में एक्यूमुलेट हो रखे हैं, या फिर सपोज करो कोई फिश है, उसकी बॉडी पे हाइड्रोकार्बन्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं, और फिशरमैन ने वो फिश कैच की। तो सपोज करो जब उसको सर्व किया जाएगा या उसको जो है मीट के तौर पे सर्व किया जाएगा, तो उसकी बॉडी में से वो हाइड्रोकार्बन्स की स्मेल आएगी। तो दिस इज कॉल्ड टेंटिंग, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हम स्मेल कर सकते हैं फिशेस के मीट में से या किसी भी एनिमल के मीट में से, जिसको भी हम एज अ सी फूड हम इंजेस्ट करते हैं, एज अ सी फूड हम सर्व करते हैं। तो उनके मीट में ये आमतौर पे देखा जाता है कि एक अजीब सी स्मेल आती है, पेट्रोलियम की या ऑयल की या फिर हाइड्रोकार्बन्स की, वो हम ट्रेस कर सकते हैं कि स्मेल आ रही है मीट से, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड टेंटिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा किसको, फिशरमैन्स को भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्हें भी स्मेल आएगी, इनहेलेशन के थ्रू उनकी बॉडी में भी वो जा सकता है हाइड्रोकार्बन, फर्दर जो मीट कंज्यूम कर रहा है उसकी बॉडी में भी वो जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कि ऐसा भी हो सकता है जैसे फिशरमैन किसी को ये मीट सर्व कर रहे हैं या फिश सर्व कर रहे हैं, सामने वाला इंसान उसको लेने से मना कर दे, तो इस तरीके से फाइनेंशियल लॉस फिशरमैन्स को हो सकता है। तो टेंटिंग का ये हमारा इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या हो सकता है, डैमेज टू स्पीशीज हैबिटेट, नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स।
अब देखिए, जो हमारे कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ एनिमल्स बेंथिक ड्वेलर्स होते हैं या मिडल जोन में रहते हैं, लेकिन वो सरफेस पे आते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। वो तो उसी तरीके से जो हमारा मरीन एनिमल्स होते हैं ना, वो सिर्फ सी तक कन्फाइंड नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी तक कन्फाइंड रहेंगे, वो बीचेस में भी आसपास रहते हैं। कुछ एनिमल क्या करते हैं कि वो बीचेस पे आते हैं और वो वहाँ पे अपने एग ले करके जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि अंडे वहाँ पे वो देते हैं या मेट वहाँ पे वो करते हैं, ठीक है ना, या रिप्रोड्यूस वहाँ पे वो करते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बीचेस के आसपास या बीचेस पे जो है वो रहते हैं बरूज में, यानी कि बिल वो बना के रखते हैं, बरूज में रहते हैं। जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं या मोल्स होते हैं या रेड टाइप के जो एनिमल्स, मोल्स जो है रेड टाइप का एक एनिमल है, मतलब चूहे जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो वो कहाँ रहते हैं, वो मरीन जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास रहते हैं बरूज में, ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ बिहेवियर्स होते हैं एनिमल के। तो ऐसा नहीं है कि ऑयल स्पिल जब होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो पानी में ही इम्पैक्ट करेगा एनिमल्स को, सिर्फ पानी तक कन्फाइंड रहेगा। जब मैंने फेट ऑफ ऑयल स्पिल की वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था बीच स्ट्रैंडिंग। बीच स्ट्रैंडिंग का मतलब क्या है, क्या होता है बीच स्ट्रैंडिंग में, कि जब ऑयल स्पिल पानी में हो रखा है तो जब वेव जाएगी पानी से, जैसे कि सपोज करो ये आपका वेव है, ये ओशन है, ठीक है ना, और यहाँ पे बीच शुरू हो रहा है, तो जब ये वेव यहाँ तक जाएगी, बीचेस पे जाएगी और फिर वापस हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, जितना का जितना ऑयल स्पिल था वो यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो बीचेस हैं वो भी ऑयल से कोट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ जो सी वेव है वो अपने साथ ऑयल लेके आती है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे बीचेस पे जो रहने वाले एनिमल है, चाहे वो ब्रीडिंग के लिए आए हों, चाहे वो रिप्रोड्यूस करने के लिए आए हों, चाहे वो एग ले करने के लिए आए हों, चाहे वहाँ पे उनके बरूज हों, वो सब इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। अब कैसे होंगे वो हम देखते हैं। देखिए, सपोज करो जैसे कुछ सी टर्टल हैं, तो सी टर्टल की क्या बिहेवियर होता है उनका, कि वो अपने एग ले करने के लिए, यानी कि वो अंडे देने के लिए ओशन में नहीं वो देते हैं, वो बीचेस पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, एग ले करते हैं, इसको कवर करते हैं सैंड से, और फिर वापस से वो कहाँ चले जाते हैं, सी में चले जाते हैं, ठीक है ना। और जब इनके यंग वंस निकलते हैं या ऑफ स्प्रिंग निकलते हैं इन अंडों में से, वो भी वापस सी में चले जाते हैं। अब होता क्या है, इन केस अगर इस सी में ऑयल स्पिल हुआ है, ऑयल स्पिल हो रखा है, और यहाँ पे टर्टल्स ने अपने एग ले किए हैं और उनको सैंड से कवर कर रखा है, तो पूरा का पूरा जो है ऑयल कहाँ चला जाएगा, बीचेस पे चला जाएगा, बीच स्ट्रैंडिंग के थ्रू, है ना। बीच स्ट्रैंडिंग जो फिनोमिना होता है उसके वजह से पूरा का पूरा जो ऑयल है वो कहाँ चला जाएगा, बीचेस पे चला जाएगा, और पूरे के पूरे जो एग थे वो कोट हो जाएंगे ऑयल से, और हाइड्रोकार्बन्स जो है एंटर कर जाएंगे और क्या करेंगे, जो डेलिकेट फ्रेजाइल ऑर्गेनिज्म थे या डेलिकेट जो बेबी टर्टल्स थे उनको इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि वो फाइट कर पाए हाइड्रोकार्बन से, या इतने ऑयल पूरा का पूरा उनकी बॉडी पे कोट हो जाएगा, और वो बहुत, क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट सी है, तो वो हार्म कर देंगे और वो मर जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, सपोज करो अभी अभी कोई सी टर्टल जिसने जन्म लिया है, वो छोटा है वो, ठीक है ना, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, या उसकी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटेक्ट कर पाए खुद को। तो क्या होगा कि अगर उसकी बॉडी पे ऑयल कोट करेगा तो फिर से वही चीज़, फिजिकल स्मोथरिंग होगी, जकड़न पैदा हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी इसकी बॉडी, वो मूव नहीं कर पाएगा, और क्या होगा कि वो मर जाएगा, ठीक है ना। दूसरा और क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज करो ये है हमारा क्रैब है और ये बरूज में रहता है, ठीक है ना। तो सपोज करो ऑयल स्पिल हुआ और ये बीच पे बरूज है, इसका बरू में ही रहता है, यानी कि बिल में ही रहता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वेव आई, और उस वेव की वजह से पूरा का पूरा जो ऑयल है इसके बरू में चला गया। तो इसका जो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं, इसका जो हैबिटेट है, इसकी जो घर है, इसका जो रहने की जगह है, वो पूरा का पूरा ऑयल से ब्लॉक हो गई कंप्लीटली। वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, बंद हो गई। और अगर ये उसमें एंटर करता है, इन केस अगर ये जाता है अपने बरू में वापस, तो क्या होगा, पूरा का पूरा ऑयल इसकी बॉडी में कोट हो जाएगा, फिर से फिजिकल स्मूथरिंग होगी, और ये वहाँ स्टिकी फीलिंग इसको होगी, अनकंफर्टेबल होगा, पूरा का पूरा चिपक जाएगा ये ऑयल से, और ये वापस से अपने बरू से निकल पाने में असमर्थ होगा, और सफोकेशन की वजह से, घुटन की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है ऑयल स्पिल की वजह से एनिमल्स को फेस करनी पड़ती है, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है।
मूविंग ऑन टू कि इम्पैक्ट ऑन मैनग्रूव्स। अब देखिए सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, प्लांट पे भी इसका उतना ही इम्पैक्ट होता है ऑयल स्पिल का, चाहे वो मरीन प्लांट्स हो यानी कि ऐसे प्लांट जो सी में होते हैं या ओशंस में होते हैं, या फिर जो सी के या ओशंस के किनारे पे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कोई मार्शलैंड है, मार्शी जो एरिया है, वेटलैंड जो एरिया है, वहाँ पे मैनग्रूव ग्रो करते हैं, स्वैम्प्स में मैनग्रूव ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वेटलैंड होती है स्वैम्प, ठीक है ना, वहाँ पे मैनग्रूव ग्रो करता है। अगर आपको वेटलैंड के बारे में और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में। वेटलैंड के ऊपर और वेटलैंड कितने टाइप की होती है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैनग्रूव पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखिए जो मैनग्रूव्स होते हैं, मैनग्रूव्स कैसे होते हैं, इस तरीके के कुछ पेड़ होते हैं, ठीक है ना, वेटलैंड में वो पाए जाते हैं। और उनकी एक खासियत होती है कि इनकी जो जड़ें होते हैं ना, वो ऊपर की साइड होते हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर होती हैं। जैसे नॉर्मली पेड़ों की जड़ें क्या होती है ना, वो नीचे होती हैं, मिट्टी के नीचे होती है, लेकिन मैनग्रोव की जो जड़ें होती हैं, ये इसकी जड़ें हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो आपको दिख रही है ना, ये इस तरीके से ये मैनग्रोव की जड़ें हैं, ठीक है। और ये ब्लैक ब्लैक आपको जो दिख रहा है ये ऑयल स्पिल हो रखा है। तो इसकी जो जड़ें हैं उनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स बेसिकली एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स क्या होती हैं कि जो ऑर्गेनिज्म को एयर प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगी। न्यूमेटोफोर टाइप की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती हैं और प्लांट को जो है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए न्यूमेटोफोर्स को हम एरियल रूट्स भी बोलते हैं। तो मैनग्रूव्स की एरियल रूट्स होती हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर होती हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो जो है वेटलैंड में या आसपास जो है पानी में ऑयल स्पिल हुआ है, और वो वेटलैंड में कि वेटलैंड में हुआ है या वेटलैंड से वो मैनग्रूव तक आ गया है और उनकी जड़ों में वो जो है कोट हो गया है। तो मैनग्रोव की जड़ों में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ तो होगी ही होगी, चाहे वो फिजिकल स्मोदरिंग की वजह से हो या कोटिंग की वजह से हो या इंजेक्शन की या इनहेलेशन की वजह से हो। साथ ही साथ जो मैनग्रोव्स की जो जड़ें हैं जिन्हें हमने न्यूमेटोफोर्स बोला है, वो भी ब्लॉक हो जाएंगी। और न्यूमेटोफोर्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, किसको, मैनग्रोव्स को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ब्लॉक हो जाएंगी या जो कोट हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी, वो ऑक्सीजन कैच नहीं कर पाएंगी और वो फर्दर मैनग्रोव को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। तो जो हमारा मैनग्रोव जो पूरा का पूरा प्लांट है वो डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ वेज हैं जिनसे जो है ऑयल स्पिल की वजह से हमारा ऑयल स्पिल इम्पैक्ट करता है, ना सिर्फ मरीन एनिमल्स को, ना सिर्फ मरीन हैबिटेट्स को, ना सिर्फ उनके बरूज को, ना सिर्फ उनके बिहेवियर्स को, बल्कि वहाँ पे रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको भी, साथ ही साथ मैनग्रोव्स को भी, ठीक है ना। और एक चीज़ की, जो ऑयल स्पिल होगा ओशंस में, तो ओशन से जो है सपोज करो वेटलैंड में हुआ है या वो रिवर में हुआ है, तो वो रिवर के थ्रू क्या होगा, फ्लोट करेगा आगे, वो वेटलैंड तक पहुँचेगा, फिर वो अदर इकोसिस्टम तक पहुँचेगा। इस तरीके से वो हमारा फैलता रहता है, ठीक है ना। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको इसमें से कुछ भी समझ आया है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, और जो चीज़ें आपको समझ आई हैं, जो बातें आपको मेरी अच्छी लगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।